बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हम इस क्लास में ये डिस्कस कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स एमएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 के वाइवे में क्यों फेल होते हैं। इस सिलसिले में एक लेक्चर अपलोड कर दिया था, आज भी ये डिस्कशन करते हैं और वही मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जो वहाँ हमने एक वाइवे के दौरान जो है वो देखा स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर था। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आज टॉपिक डिस्कस करते हैं और इसमें वहाँ जो क्वेश्चन एक पूछा गया, उन्होंने कहा कि जी एक फंक्शन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड ऐसा फंक्शन लिखें जो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर डिफाइंड ना हो। क्वेश्चन समझ आ गया? कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन लिखें जो 3 कॉम्प्लेक्स प्लेन के 3 पॉइंट्स के ऊपर डिफाइंड ना हो। क्या आप बता सकते हैं कोई फंक्शन? अब बिल्कुल सेम सिचुएशन थी जैसे कल आपको कहा, लेक्चर में कहा कि आपका कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर होना चाहिए कि उसके मुंह से सवाल निकले और आपके मुंह से जवाब निकले। अगर उसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है तो इसमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। क्या कह रहा है वो कि ऐसा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन लिखें जो कॉम्प्लेक्स प्लेन के 3 पॉइंट्स के ऊपर डिफाइंड नहीं है। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? कब फंक्शन डिफाइंड नहीं होता? जब उसके डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए। आप पकड़ें कोई फंक्शन और उसको डिनोमिनेटर में जीरो करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे आप ये लिख दें एफ ऑफ जेड, 3 कहे ना उसने, बिल्कुल सिंपल सा क्या होगा, जेड माइनस 1 प्लस वाइटा लिख लें इंटू जेड माइनस 1 माइनस वाइटा लिख लें इंटू जेड माइनस 2 प्लस वाइटा लिख लें। लो जी, आगे बात। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं प्लेन पे जिनके ऊपर ये डिफाइंड नहीं है? सीधी सी बात है, 1 प्लस वाइटा ये एक पॉइंट है जिस पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। 1 प्लस वाइटा जो पॉइंट होगा, 1 प्लस वाइटा, उसको कैसे लिखते हैं आप? ये हो गया। दूसरा कौन सा है? 1 माइनस वाइटा, इसके ऊपर भी ये डिफाइंड नहीं है, इसको क्या लिखेंगे? और तीसरा जो है 2 प्लस वाइटा, ये कौन सा पॉइंट है? 2 1। अब ये आंसर जैसे आपने नहीं दिया, अभी आप सोच रहे हैं कि जी क्या करना है। इसी तरह वहां हुआ, कोई जवाब नहीं दे रहा। मैंने चेयरमैन साहब को कहा, मैंने कहा जी ठहर जाए। मैंने उसको कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन से हटा के मैंने कहा बेटा आप रियल फंक्शन लिख दो, कॉम्प्लेक्स में पहले ही प्रॉब्लम हो जाती है। कोई ऐसा रियल वैल्यूड फंक्शन लिखो जो 3 पॉइंट्स पे डिफाइंड नहीं है। अब वहां भी ब्रेक लग गई, वो भी जवाब नहीं दे रहा। फिर मैंने कहा अच्छा चलें छोड़ें इसको, आप एक पॉइंट के ऊपर ऐसा लिख दें फंक्शन जो डिफाइंड नहीं है, रियल वैल्यूड फंक्शन। वो भी जवाब नहीं दे रहा। फिर मैं उसे कह रहा हूँ, जैसे मैंने भी आपको बताया कि भाई ये रीज़न पे जाओ कि फंक्शन डिफाइंड क्यों नहीं होता, कब नहीं होता। एक तो उसकी रीज़न वही है, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो वो नहीं होगा। तो तुमने तो जान छुड़ानी है ना, तुम इससे जान छुड़ाओ कि ये लिख दो। तो मैंने उसे कहा, ये बताया। फिर उसने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। मैं कहा शाबाश, ये बात हो गई कि ये आप कह रहे हो कि एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि आपने ये रख दिया। मैंने कहा इसमें 2 पॉइंट ऐड करो। आपने ऐसा फंक्शन लिख दिया है जो एक पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है। हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि 3 पॉइंट्स पे डिफाइंड हो। फिर ब्रेक लग गई, फिर वो जवाब ना दे। अब करना क्या था? अब उसने जो जवाब दिया, बार बार पूछते पूछते उसने जो जवाब दिया, मैंने कहा इसकी क्या रीज़न है कि ये जीरो पे डिफाइंड नहीं है? चूंकि अब 1 ओवर जीरो आता है, आप कोई और पॉइंट लिखो जिसमें ये डिफाइंड ना हो। मसलन मैंने उसे पॉइंट बता दिया, मैंने कहा लेट्स सपोज के ए बी सी ये 3 पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर डिफाइंड नहीं है। वो कहता जी ठीक है। उसने अब क्या किया, इस फंक्शन को ऐसे लिखा 1 ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये उसने लिख दिया। उसने कहा जी ये फंक्शन जो है इन तीनों पॉइंट्स ए बी सी के ऊपर डिफाइंड नहीं है। आपका क्या ख्याल?
एक ही पॉइंट है। लेकिन क्या ये फंक्शन पॉइंट ए के ऊपर डिफाइंड है? अब आप कह रहे हैं ना ये फंक्शन जो था जीरो के ऊपर डिफाइंड नहीं था। क्या अब जो फंक्शन आया है क्या ये पॉइंट ए के ऊपर डिफाइंड है? मैं 3 पॉइंट कह रहा हूँ, ए बी सी है, बी पे भी डिफाइंड है। क्यों? एक्स की जगह ए पुट करें, ए माइनस ए कटेगा, जो डिनोमिनेटर पे फिर भी पड़ा हुआ बी। जब तक आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते कि बी और सी जो है जीरो है, तो तब तक तो ये डिफाइंड ही है। अब ये किसके ऊपर अनडिफाइंड है? ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं एक्स की जगह ए प्लस बी प्लस सी पुट करूं तो अनडिफाइंड है। अब आप देखिए बात कहां से शुरू हुई है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया हुआ है ऐसा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जो 3 पॉइंट्स के ऊपर डिफाइंड नहीं है, उसका जवाब नहीं दिया। उसको मैंने रियल में कन्वर्ट किया, उसका जवाब नहीं दिया। उसको मैंने 3 पॉइंट से 1 पॉइंट पे कन्वर्ट किया, उसका जवाब नहीं दिया। उसको फिर मैंने बताया कि ये सोचो कि ये बात चल रही है और कितना टाइम इस पर लगा होगा कि फंक्शन जो है अनडिफाइंड क्यों होता है, कब होता है, वो जवाब नहीं आया। फिर उसको बताया कि डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाए तो अनडिफाइंड होता है। अब बताओ, फिर उसने बताया 1/x। उसके बाद उससे पूछा गया कि अब उस क्वेश्चन पे आओ 3 पॉइंट्स के ऊपर, वो भी कोशिश कर करके वो ये आया, तब भी ये गलत है। अब 3 पॉइंट्स के ऊपर रियल वैल्यूड फंक्शन अनडिफाइंड जो होगा, जो मैंने बताए हैं, वो क्या होगा? 1/x, ये जो मैंने अभी पॉइंट बताए हैं अगर वो ले लिए जाएं तो बनेगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। ये है फंक्शन। अब इतना टाइम तो नहीं है ना, अभी एक क्वेश्चन चल रहा है जिसका जवाब हम उससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना टाइम लगा, आपका क्या ख्याल है कि शाम तक एक बच्चे का वाइवा लेना है? ये एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन का आंसर उससे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं तो वाइवा कैसे होगा? तो इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में किया, उसका टाइम पूरा हो गया, बात खत्म होगी। तो वही ये आप मेरा जुमला नोट कर लें, जैसे ही उसका मुंह से सवाल निकले आपके मुंह से जवाब निकले तब है वाइवा, वरना नहीं। आपने अगर सोचना शुरू किया और आए बाएं शाएं तो वो आगे चला जाएगा। ये आ गया। इसके बाद फिर वो मैं तो डिस्कशन कर रहा हूँ कि जो हमारे पास जो वहाँ पे अपने क्वेश्चन पूछे गए और उनमें से जो मुझे कुछ याद आ रहे हैं उस रेफरेंस से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसी तरह एक थ्योरम की स्टेटमेंट उन्होंने पूछ ली, उन्होंने पूछ लिया कॉशी रेजिड्यू थ्योरम की स्टेटमेंट। आमतौर पे ये वो नहीं अवॉइड करते हैं, वो एप्लीकेशन पूछते हैं। तो एक स्टेटमेंट पूछ ली उन्होंने कि जी कॉशी रेजिड्यू थ्योरम क्या है। बल्कि उन्होंने क्या पूछी, मैं पूछ रहा था। वो ये भी कह रहे थे कि आप तो डेफिनेशंस और स्टेटमेंट पूछते जा रहे हैं और वो तो उनको आती हैं, उन्होंने रटी हुई हैं। मैंने कहा दो तरह से सवाल किए जा सकते हैं बच्चों से। एक तो इनसे ये पूछा जाए कि इनको क्या आता है, और दूसरा इनसे ये पूछा जाए कि इनको क्या नहीं आता। तो अगर आप उस तरफ जाएंगे कि निकाल के वो चीज़ें हम पूछें को इनको क्या नहीं आता, हमें पता है कि कौन सी चीज़ ये जवाब दे लेंगे और कौन सी नहीं दे लेंगे। तो पहले इनको बूस्टअप तो करें ना। मुझे पता है कि पेपर दी हुए हैं आपको, थ्योरम की स्टेटमेंट्स भी याद है, उनके आपने प्रूफ भी किए हुए हैं, कुछ ना कुछ याद होगा। तो चले पहले वो पूछ के आपको ज़रा इनकरेज कर लो। तो मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन मैंने ही किया था कि कॉशी रेजिड्यू थ्योरम की स्टेटमेंट आप में से किसी को आती क्या है? यही मसला है जो मैं आपको कह रहा हूं। जैसे ही आपसे सवाल किया और आप सोचों में पड़ गए तो यही मसला, बस बात वहां पे खत्म होगी। आपका सारा का सारा इंप्रेशन जो है वो एग्जामिनर जो बैड इंप्रेशन जो पड़ गया, इमीडिएटली आप उसका जवाब दें। कॉशी रेजिड्यू थ्योरम जो है वो बेसिकली एक इंटीग्रल को सॉल्व करवाता है। उसमें पोल्स का जिक्र है
उसमें रेजिड्यूज का जिक्र है। तो अगर आप सिर्फ रेजिड्यू की बात करें, क्योंकि इसका नाम ही रेजिड्यू थ्योरम है, तो क्या है रेजिड्यू थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि इंटीग्रल अलोंग सम कर्व, अगर आप पूरी स्टेटमेंट लें, इफ एफ ऑफ जेड हैज़ poles at point z इज इक्वल टू, इसके आप फाइनाइट जो हैं z0 z1 अप टू जो भी आपने करना है zn, इन पॉइंट्स के ऊपर इसके फंक्शन के पोल्स हैं, तो देन इसका इंटीग्रल जो है अलोंग द कर्व क्या होगा, 2 पाई आइटा सिग्मा जे वेरीज, इसको अगर आप z1 z2 कर लें, जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, और क्या था रेजिड्यूज आर जे, किन के रेजिड्यूज मालूम करने हैं आपने, एफ के। यानी अब आपको जवाब ये देना है कि अगर कोई फंक्शन के, अगर किसी फंक्शन के फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स एग्जिस्ट करते हैं इन द कंटोर, देन इंटीग्रल अलोंग द कंटोर इज इक्वल टू 2 पाई आइटा इनटू सम ऑफ रेजिड्यूज ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पोल्स। अगर आपने ये सक्सेसफुली जवाब दे लिया तो फिर आपकी आगे उसने पकड़ शुरू कर देनी है रेजिड्यू से क्या मुराद है, कर सकता है। आपने थ्योरम की स्टेटमेंट में रेजिड्यू का जिक्र किया तो क्या मतलब है, अब आप वो रेजिड्यू की तरफ आए, क्या होता है। एक लॉरेंट सीरीज की जब एक्सपेंशन करते हैं फंक्शन की, तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक एनालिटिकल पार्ट और दूसरा कौन सा पार्ट था, जो दूसरा पार्ट है जिसमें डिनोमिनेटर में उसकी टर्म्स आ जाती हैं, उसमें 1/z का कोएफिशिएंट जो था, 1/z माइनस z0 का जो कोएफिशिएंट होता है, जिसे आप b1 कहते हैं, वो रेजिड्यू होता है। अब रेजिड्यू जो है उसको निकालने के लिए पोल का जिक्र होता है कि पोल का ऑर्डर क्या है, उसका कोई फार्मूला है, वो क्या है। तो इस तरह से बात जो है वो एक्सपेंड होती चली जाएगी। अगर आपने इसका जवाब दे दिया, इससे निकलने वाली चीज़ें वो पूछेगा, हाँ जी बेटा आपने रेजिड्यू की बात की है, उसका क्या मतलब है, रेजिड्यू निकालना दिखा दें, वो कह देगा आपको कि ये फंक्शन है, इसका ज़रा रेजिड्यू निकालें। फिर अगर आपने पोल की बात की तो वो कहेगा कोई आप ऐसा फंक्शन लिखें जिसमें किसी पॉइंट का पे पोल ऑफ ऑर्डर 2 हो, तो क्या लिख सकते हैं आप अगर सिंपल यही लिख दें, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z माइनस z0 स्क्वायर, तो इस वक्त इस फंक्शन का किसके ऊपर पोल है, कौन सा पोल है, z0 के ऊपर, और उसका ऑर्डर क्या है 2। ठीक है, एक वो लॉरेंट सीरीज में दो पार्ट्स है, एक एनालिटिकल पार्ट और दूसरा प्रिंसिपल पार्ट में जो पहली टर्म जो होती है 1/z, उसका जो कोएफिशिएंट है, इफ आई एम राइट, उसमें उसका जो कोएफिशिएंट है वो रेजिड्यू होता है। लेकिन अगर आपके पास आ जाता है इसका, जैसे ये पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, इसका है, तो फिर रेजिड्यू का एक फार्मूला है, तो वो भी हम किसी वक्त इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो वो करें। ये तो कॉशी रेजिड्यू थ्योरम था, इससे पहले एक और भी आता है कॉशी फंडामेंटल थ्योरम, अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या है, किसी को याद है? इफ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक ऑन एंड विद इन द क्लोज कंटोर, देन इंटीग्रल अलोंग दैट कंटोर इज इक्वल टू 0। ये कॉशी फंडामेंटल थ्योरम है। और फिर एक कॉशी इंटीग्रल फार्मूला था, और उसमें डेरिवेटिव प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ग्रेजुअली आती जाती हैं। आज हमने थोड़ी सी डिस्कशन ये की है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी इसको एक्सटेंड करेंगे। थैंक यू।